नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कैटरैक्ट सर्जरी के बारे में। मोतियाबिंद में आंखों के कुदरती लेंस सफेद या फिर ब्लर होने लगते हैं, जिससे इसकी विजिबिलिटी पर भी असर पड़ता है। धुंधलापन आ जाता है और रोशनी फैली सी दिखने लगती है। मोतियाबिंद में मरीज को दर्द नहीं होता, इसलिए रोगी शुरुआत में ज्यादा ध्यान नहीं देते। इसमें चश्मे का नंबर भी बढ़ता और घटता रहता है, उससे भी रोगी नजरअंदाज करता रहता है। सर्जरी से इसका इलाज भी हो सकता है। आज हम बात करने वाले हैं कैटरैक्ट सर्जरी कब करानी चाहिए, कैसे करानी चाहिए, क्या फायदे हैं और कैसे रखें सावधानी। उससे पहले देखिए आप ये छोटी सी रिपोर्ट। मोतियाबिंद होता क्या है कारण मोतियाबिंद के, कैसे पहचाने मोतियाबिंद के लक्षण, मोतियाबिंद की सर्जरी कितनी है जरूरी। मोतियाबिंद के कारण: उम्र का बढ़ना, डायबिटीज, शराब का सेवन, सूर्य के प्रकाश का अत्यधिक एक्सपोजर, जेनेटिक मोतियाबिंद, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, आंखों में चोट लगना या फिर सूजन होना। मोतियाबिंद के लक्षण: अधिकतर मोतियाबिंद धीरे धीरे विकसित होता है और शुरुआत में दृष्टि प्रभावित नहीं होती, लेकिन समय के साथ ये आपकी देखने की क्षमता को प्रभावित करता है। इसके कारण व्यक्ति को अपनी प्रतिदिन की सामान्य गतिविधियों को करना भी मुश्किल हो जाता है। दृष्टि में धुंधलापन: बुजुर्गों में निकट दृष्टि दोष में निरंतर बढ़ोतरी, रंगों को देखने की क्षमता में बदलाव, रात में ड्राइविंग में दिक्कत आना, डबल विजन, चश्मे के नंबर में अचानक बदलाव आना। कैसे करें रोकथाम? 40 साल के होने पर नियमित कराएं आंखों की जांच। धूप में निकलते समय लगाएं सनग्लासेस। डायबिटीज या फिर दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं होने पर करें उपचार। अपना वजन को रखें सामान्य। रंग बिरंगे फलों और सब्जियों को अपने भोजन में करें शामिल। स्मोकिंग छोड़ें, शराब का सेवन कम से कम करें। जब चश्मे या लेंस में आपको स्पष्ट दिखाई ना दे तो सर्जरी ही एकमात्र विकल्प बचता है। सर्जरी की सलाह तभी दी जाती है जब मोतियाबिंद के कारण आपके जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित होने लगती है। सर्जरी में जल्दबाजी ना करें, क्योंकि मोतियाबिंद के कारण आंखों को नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन अगर आपको डायबिटीज है तो देरी ना करें। मोतियाबिंद में आंखों के कुदरती लेंस सफेद या फिर ब्लर होने लगते हैं, जिससे इसकी विजिबिलिटी पर असर पड़ता है। धुंधलापन आ जाता है, रोशनी फैली सी दिखने लगती है। मोतियाबिंद में मरीज को दर्द नहीं होता, इसलिए रोगी शुरुआत में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता। सीसीएन लाइव की ये खास रिपोर्ट। जैसा कि आपने रिपोर्ट में देखा कि मोतियाबिंद से कुदरती लेंस सफेद या फिर ब्लर हो जाते हैं, जिससे विजिबिलिटी पर असर पड़ता है और ऐसे में कई लोग मोतियाबिंद की सर्जरी भी कराते हैं। सर्जरी कब करानी चाहिए और कितनी किफायती होती है मोतियाबिंद की सर्जरी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आई सर्जन डॉक्टर राकेश गुप्ता। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। सर, जैसा कि मोतियाबिंद के बारे में हम जानना चाहेंगे पहले, सर्जरी से पहले, कि मोतियाबिंद आखिर होता क्या है। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि मोतियाबिंद आखिर होता क्या है। देखिए दर्शकों, मोतियाबिंद बेसिकली हमारी आंखों के अंदर एक कुदरती लेंस होता है जो बाहर की रोशनी को हमारे रेटिना पे फोकस करने के लिए ईश्वर ने दिया होता है। अब वो लेंस समय के साथ, उम्र के साथ या कभी कभी कुछ बीमारियों के कारण उसमें सफ़ेदी आनी शुरू हो जाती है या धुंधलापन आना शुरू होता है, और जब ऐसा होना शुरू हो जाता है उसे मोतियाबिंद कहा जाता है। तो डॉक्टर, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि सर्जरी कराने से पहले क्या कोई हमें टेस्ट कराना चाहिए? हाँ, देखिए पहली बात तो यदि आपको लक्षण आ रहे हैं मोतियाबिंद होने के, तो आपको डिटेल जांच की जाती है कि मोतियाबिंद आंखों में है और कितना है, साथ ही साथ क्या आंखों में और कोई बीमारी तो नहीं है। तो कुछ जांचें होनी चाहिए, खासकर नई टेक्नोलॉजी से बहुत सारी जांचें होती है जिसको देखने से हमें पता लगता है मोतियाबिंद कितना है, और मोतियाबिंद के पीछे नस है, पर्दा है, या कोई प्रेशर बढ़ा होना, यानी कि और कोई बीमारी तो आंखों में नहीं है। यदि सब नॉर्मल होता है तो मोतियाबिंद ऑपरेशन करके आपको रोशनी को पूरी तरह वापस पाया जा सकता है। डॉक्टर जी, जैसे अभी आपने बताया कि लेटेस्ट तकनीक के बारे में, तो ऐसी कौन कौन सी लेटेस्ट तकनीक आई हुई हैं? देखिए, मोतियाबिंद ऑपरेशन की अगर बात करते हैं तो आमतौर पे पुरानी तकनीक हुआ करती थी फेकोमल्सिफिकेशन, जो आज भी कई अस्पताल कुछ लोग करते हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती जा रही है। फेकोमल्सिफिकेशन के बाद जो टेक्नोलॉजी आई है वो है MICS, यानी कि माइक्रो इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी, जिसमें केवल 2.2 मिलीमीटर होल से ही सर्जरी की जा सकती है। अब ये जो फेको और MICS में कॉमन चीज़ क्या होती है कि इसमें जो आंखों में कुछ स्टेप्स सर्जन को करने होते हैं अपने हाथों से और ब्लेड और नीडल का इस्तेमाल करके। तो हालांकि ये सर्जरी भी बिना टाँके के हो जाती है, लेकिन
अब जो हमें नीडल और ब्लेड यूज करने पड़ते थे और कुछ जो सर्जन की स्किल पे डिपेंडेंसी होती थी उसको कम करने के लिए टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसे बोलते हैं फेमटो लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी। एक तरह से ये रोबोटिक प्रिसीजन टेक्नोलॉजी है, जिसमें जो प्रिसीजन होता है वो रोबोटिक लेवल की पाई जाती है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जाता है। यदि इस टेक्नोलॉजी को लेते हैं तो आपकी जो ऑपरेशन है वो ज़्यादा एक तरह से ऑटोमेटाइज हो जाता है। सर्जन के लिए एक जो काम होता है वो केवल वो काम रहता है कि जो मोतियाबिंद के अंदर जो बेसिकली पहले 3 कदम होते हैं कि आँख के अंदर एक रास्ता बनाना, वो लेजर से बन जाता है। फिर हमारा जो लेंस होता है, जो मैंने बताया लेंस जिसमें मोतिया बनता है, उसके ऊपर एक झिल्ली होती है। उस झिल्ली पे एक हमें सर्कुलर एक तरह से झिल्ली को काटना होता है। जो यदि हम मैनुअल काटते हैं तो वो थोड़ा सा छोटा या बड़ा हो सकता है, या एक तरह से इनकम्प्लीट हो सकता है, वो कट सकता है, और कभी कभी वो एक तरह से कॉम्प्लिकेशन का कारण बन जाता है। लेकिन रोबोटिक लेजर सर्जरी करने से, फेमटो लेजर कैटरेक्ट असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी करने से ये सब इन सब स्टेप्स की प्रिसीजन बढ़ जाती है। और उसके बाद आता है जो हमारे अंदर मोतिया जो बना होता है, मोतिया एक तरह का एक स्टोनी एक तरह से हार्ड बन जाता है, तो उसको कुछ टुकड़े करने होते हैं। फेकोमल्सिफिकेशन और एमआईसीएस में हमें वो टुकड़े हाथों से करने पड़ते हैं। एक तरह से हमारा जो प्रोब होता है, फेको प्रोब, और एक चॉपर होता है, 2 चीज इस्तेमाल करने से उसके टुकड़े किए जाते हैं। जबकि फेमटो लेजर कैटरेक्ट सर्जरी में उसको लेजर से ही उसको क्रैक कर दिया जाता है। तो ये 3 कदम जो होते हैं जिसपे हमारे ऑपरेशन के रिजल्ट्स काफी हद तक निर्भर करते हैं, वो स्टेप्स रोबोटिक प्रिसीजन से फेमटो लेजर मशीन द्वारा कर दिया जाता है। और उसके बाद सर्जन को क्या करना है, जो टुकड़े हो गए उसको केयरफुली निकालना है और अंदर एक लेंस फिट करना है। तो यहाँ ये मत सोचेगा कि सर्जन की जरूरत नहीं है, सर्जन ही सर्जरी कर रहा है, लेकिन उसके हाथ में कुछ ऐसे औजार होते हैं तो बिल्कुल नॉन मैकेनाइज्ड होके एक तरह से एक रोबोटिक टेक्नोलॉजी वाला और ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी आ जाती है, जिससे कि ऑपरेशन की प्रिसीजन बेटर हो जाती है। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पुरानी तकनीक के मुकाबले ये लेटेस्ट जो तकनीक है वो ज़्यादा किफ़ायती है क्या? देखिए, किफ़ायती नहीं, क्योंकि इसमें जो मशीन यूज़ होती है वो करोड़ों रुपए की मशीन होती है। तो अगर हम कॉस्ट की बात करें तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी हम बेटर लेते हैं, आप कोई भी चीज़ की टेक्नोलॉजी या सेफ्टी बढ़ाते हैं तो खर्चा उसमें जरूर बढ़ जाता है। आमतौर पे करीब करीब जो रूटीन आप कैटरेक्ट सर्जरी जो भी करा रहे हैं उसके पैकेज के ऊपर करीब करीब 30 से 40 या 45 हज़ार रुपये तक का खर्चा बढ़ जाता है। डिपेंड करता है आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। तो किफ़ायती की बात करें तो ये किफ़ायती, अगर हम कॉस्ट में करें तो किफ़ायती नहीं मानी जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात कर रहे हैं आंखों के ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, तो आंख की अगर हम कीमत समझ के चलें तो डेफिनेटली थोड़ा खर्चा फालतू करके अगर आपकी सर्जरी की सेफ्टी बढ़ रही है, रिजल्ट्स बेटर हो रहे हैं, तो मुझे लगता है वो ओवरऑल वो किफ़ायती ही माना जाएगा। सर, कुल मिलाकर कितना समय लगता होगा इस सर्जरी में? देखिए, आमतौर पे अगर रूटीन मोतियाबिंद है तो उसमें 10 से 15 मिनट में हो जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ मोतियाबिंद कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो उसमें 10-15 मिनट एक्स्ट्रा जरूरत पड़ सकती है। लेकिन आमतौर पे 10 से 15 मिनट में एक आंख का ऑपरेशन किया जा सकता है। डॉक्टर, अब हम बात करेंगे मिथ की, कि बहुत सारे मिथ जो हैं मोतियाबिंद को लेकर फैले हुए हैं। तो पहला, शायद ये मिथ है या फिर नहीं, आप ये मुझे बताइएगा। मोतियाबिंद सर्जरी के लिए उसके पकने का इंतजार करना पड़ता है। अधिकतर लोग कहते हैं कि जब ये पकेगा उसके बाद ही सर्जरी हो पाएगी, तो कितना सच्चाई है इसमें? देखिए, ये एक बहुत बड़ा और मैं कहूँ गलत मिथ है, जिसकी वजह से हजारों लोग अपनी आंखों को कई साल तक इसलिए इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि वो मोतियाबिंद पकने का वेट करते हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, आज से अगर हम 50 में भी 70-80 साल पुरानी बात करें तो ये बात सच हुआ करती थी। ये उस जमाने की बात है जब टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, बिजली भी नहीं हुआ करती थी, कोई सेफ्टी की टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो ऑपरेशन के लिए जब आँख को पूरा खोलना पड़ता था, आँख को 12 से 15 मिलीमीटर का चीरा लगाना पड़ता था, उसमें 8 से 12 टाँके भी आते थे। जब ये ऑपरेशन हुआ करता था तो उस समय ऑपरेशन के बाद आँख के एक तरह से खत्म होने के चांस या इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे। तो यह उस जमाने में कहा जाता था जब तक आपको दिख रहा है काम चलाओ, जब बिल्कुल दिखना बंद हो जाए, मोतियाबिंद पक जाए, तो ही ऑपरेशन करेंगे। तो उस जमाने में बिल्कुल ठीक बात थी, परंतु वो जमाना गए हुए मेरे ख्याल से 70-75 साल हो चुके हैं। अब आज अगर हम 21वीं सदी की बात करें तो हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है। तो अब हमें समझना क्या है, जब मोतियाबिंद शुरू होते हैं दोस्तों, हमारी रोशनी सपोज 10% कम हो गई, फिर धीरे धीरे मोतियाबिंद बढ़ा, फिर 20% रोशनी कम हो गई। अब जब 10 से 20% रोशनी कम हो जाती तो आपका क्या होता है, आपकी दिनचर्या अफेक्ट होनी शुरू हो जाती है। आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो सामने रोशनी चुभ रही है, आप बारीक चीज पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आप गलत पढ़ रहे हैं, आप दूर टीवी देखना चाह रहे हैं तो आपको मजा नहीं आ रहा, आप तेज धूप में जा रहे हैं तो आपकी आंखें चुंधिया रही हैं, ठीक है, और आपका चश्मे का नंबर बदलता जा रहा है। तो ये सारे लक्षण क्या करते हैं, आपके लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब करते हैं। साथ ही एक और मिथ कहें या फिर सच्चाई कहें, इसमें बोलते हैं कि कैटरेक्ट सर्जरी जो होती है वो मॉनसून के समय करानी चाहिए। तो कितनी सच्चाई है कि अगर मॉनसून का हमें वेट करना पड़े? नहीं, ये कहा जाता है, मॉनसून में लोग बल्कि डरते हैं अंकिता जी।
हमने देखा कि आमतौर पे क्योंकि मानसून में पसीना गर्मी की बात ज़्यादा होती है, तो कई जो पुराने लोग हैं, बुजुर्ग हैं, क्योंकि देखिए जो आज की तारीख में मानता हूँ जो 70 से 75 साल के बुजुर्ग हो चुके हैं, जब वो 10-12 साल के थे, जैसे मैंने कहा कि 70-75 साल पहले जमाने की बात बता रहा हूँ मैं, तो जब आज जो हमारे बुजुर्ग जो है सीनियर सिटीजन हैं 75-80 साल की उम्र में, जब वो छोटे थे 8-10 साल की उम्र में थे, तो उनके दादाजी पिताजी का जब ऑपरेशन हुआ करता था, उस जमाने में ये बातें सच थी कि मोतिया पकने पे वेट कराएं या सर्दियों में कराएं, मानसून में ना कराएं, बारिश में ना कराएं, गर्मी में ना कराएं। तो जैसे मैंने बताया, हर चीज़ के पीछे एक कारण रहा होता है। उस जमाने में जब बिजली नहीं होती थी, एयर कंडीशन नहीं होते थे, एक तरह से हिंदुस्तान में गरीबी बहुत थी, ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ था, टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, घर में पंखा होता था तो लोग, बिजली नहीं होती थी, बिजली होती तो पैसे बचाने के लिए लोग पंखा चलाते नहीं थे। एयर कंडीशन तो एक तरह से केवल 5 स्टार होटलों की सुविधा मानी जाती थी। तो उस जमाने में क्योंकि घर में पसीने में रहना एक मजबूरी हो जाती थी मानसून के सीजन में या गर्मी के सीजन में, तो ये कहा जाता था कि इस सीजन में ऑपरेशन ना कराए। लेकिन दोस्तों, आज हम जब इस 21वीं सदी में हर घर में एयर कंडीशन अवेलेबल है, हर गाड़ी में आजकल एयर कंडीशन अवेलेबल है। आप जाके देखिए कौन सी गाड़ी आपको दिखेगी जिसमें एयर कंडीशन नहीं है। कितनी छोटी गाड़ी हो, एयर कंडीशन हर गाड़ी में अवेलेबल है। हर हॉस्पिटल में, हर ऑपरेशन थिएटर में एयर कंडीशन अवेलेबल है। और एयर कंडीशनिंग का मतलब है कि मौसम आपके कंट्रोल में है। जैसे अभी हम स्टूडियो में बैठे हुए हैं, तो इस समय मुझे, आप देख रहे हैं गर्मी के मौसम में हम शूटिंग कर रहे हैं और मैंने जैकेट पहन रखी है, आपने भी कोट पहन रखा है, ठीक है, हमें गर्मी नहीं लग रही। तो ऐसे मौसम में ऑपरेशन कराना भी सेफ है। तो अब 12 महीने ऑपरेशन के लिए सेफ है। डॉक्टर, अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो सर्जरी कराने से डरते हैं। उनका कहना होता है कि अगर हम सर्जरी करा लेंगे, अभी तो हमें दिख भी रहा है, लेकिन सर्जरी के बाद रोशनी भी जा सकती है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए अंकिता जी, ये एक ऐसा मिथ है हमारी सोसाइटी में। देखिए, मिथ में नहीं कहूँगा, ये बिल्कुल ठीक बात है कि जब भी आप कोई कदम उठाते हैं तो हर कदम सही नहीं होता, आप बहुत सारे डिसीजन लेते हैं। देखिए, मैं आपको कुछ और बातें बताता हूँ। आँख के ऑपरेशन की बात छोड़िए, कुछ लोग हर कोई सुबह निकलता है, घर का सदस्य बाहर निकलता है, कमाने के लिए निकलता है, कोई ऑफिस जाते हैं, लड़के लड़कियां सब जाते हैं, लेकिन कभी कभी अनहोनी हो जाती है। कुछ लोग घर से बाहर निकलते हैं, किसी एक्सीडेंट में उनका दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और घर पर नहीं आ पाते। यदि हम ऐसी बातें सुनते हैं तो क्या हम घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे? नहीं। किचन में आप खाना बनाते हैं, लेडीज़ या जेंट्स जो भी खाना बना रहे हैं, हम सब सुनते रहते हैं कि कभी किचन में सिलेंडर फट जाता है या आग लग जाती है, उससे डेथ हो जाती है। तो क्या हम किचन में जाना या खाना बनाना बंद कर देंगे? बिल्कुल नहीं। आप सुनते रहते हैं कि स्कूल में बच्चे जाके कोई भी इन्फेक्शन फैल जाता है, आप देखते हैं बच्चे जाते हैं और वहाँ से बीमारियाँ लेके घर में आ जाते हैं, खांसी जुकाम बुखार हो जाता है। क्या बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर देंगे? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे में हम इसी तरह सोचना है कि ऑपरेशन में, हाँ, कोई भी ऑपरेशन 100% सेफ या सक्सेसफुल नहीं हो सकता, लेकिन मोतियाबिंद का ऑपरेशन मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा 99.99% सेफ माना जाता है। खासकर अगर आप टेक्नोलॉजी अच्छी ऑप्ट कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी सर्विस आप ले रहे हैं, तो इन्फेक्शन के चांस 99.99% खत्म हो जाते हैं। डॉक्टर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर मोतियाबिंद के कारण क्या होते हैं, क्योंकि अधिकतर हमें कारण नहीं पता होते हैं। देखिए, मोतियाबिंद अगर देखा जाए तो मोतियाबिंद का जो सबसे कॉमन कारण है वो है उम्र। अगर भगवान ने आपको अच्छी लंबी उम्र दी है तो मैं कहूँगा कि मोतियाबिंद आपको जाहिर तौर पे आ चुका है या आने वाला है। और जैसे हम कहते हैं बड़ी उम्र में बाल सफ़ेद होते ही हैं, स्किन पे झुर्रियाँ पड़ती हैं, तो आंखों में जो नेचुरल लेंस है उसमें थोड़ा धुंधलापन आना शुरू हो जाता है। तो मोतियाबिंद, पहली बात तो ऐसे लोगों में मैं बीमारी ना करके एक तरह से एक एज रिलेटेड प्रोसेस मानूंगा, जैसे बोलते हैं कि उम्र का असर मानूंगा। लेकिन हाँ, कुछ बीमारियों में मोतियाबिंद जल्दी बन जाता है। जैसे यदि किसी की डायबिटीज़ है अनकंट्रोल्ड है, या किसी को थायराइड है, ज़्यादा ब्लड प्रेशर है, या उसके कैल्शियम का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, या कभी कभी बिना किसी बीमारी के भी यंग एज में आ सकता है। अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से भी मोतियाबिंद बन सकता है। डॉक्टर, हम कैसे पहचानेंगे कि हमें मोतियाबिंद हो गया है, क्योंकि अधिकतर हमें पता नहीं होता कि मोतियाबिंद है और क्या लक्षण होते हैं उसके? हाँ, देखिए, लक्षण की बात करें तो मोतियाबिंद का जो सबसे कॉमन लक्षण माना जाता है वो है आंखों में धुंधलापन आना। और इसके अलावा कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि या तो आपको तेज रोशनी में धुंधला दिखना शुरू हो जाएगा या आपको कम रोशनी में धुंधला दिखना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, दोनों बातें बड़े विपरीत हैं कि तेज रोशनी में अगर कम दिख रहा है तो आपको जो मोतियाबिंद है वो आंख लेंस के बीच वाले हिस्से में माना जाएगा। और यदि आपको कम रोशनी में, यानी कि शाम होते होते धुंधला दिखना शुरू हो गया, इसका मतलब आपका जो लेंस का सेंट्रल पार्ट तो क्लियर हो रहा है, लेकिन बाहर से उसमें धुंधलापन आना शुरू हो गया है। इसी प्रकार एक लक्षण होता है चश्मे का नंबर जल्दी जल्दी बदलना। आपने आज नंबर चेक कराया, आप -1 नंबर है, आपने 6 महीने बाद चेक कराया वो 3 हो गया, फिर उसके 2 महीने बाद चेक कराया 5 हो गया। यदि जल्दी जल्दी नंबर बढ़ रहा है तो भी मोतियाबिंद होने का ये संकेत हो सकता है। और इसके अलावा एक लक्षण होता है कि कलर्स, यदि आपकी बढ़ती उम्र के साथ आपको लगता है कि कलर की जो सैचुरेशन है वो कम हो रही है, जैसे आप देख रहे हैं पीला रंग कम पीला दिख रहा है, नीला रंग कम नीला दिख रहा है,
आपको लग रहा है कि कोई जैसे सफ़ेद शर्ट है वो पूरी तरह सफ़ेद नहीं दिख रही, आपको लगता है थोड़ा पीलापन आ गया, तो ये भी मोतियाबिंद का लक्षण हो सकता है। और कभी कभी केवल मोतियाबिंद का लक्षण सिंपल ये होता है कि आप ड्राइविंग कर रहे हैं और आपको व्यक्ति को पता लगता है कि अचानक सामने की जब हेडलाइट ओपन ज़्यादा तेज होती है तो आंखों में चुंझाने शुरू हो जाती है और ड्राइविंग मुश्किल हो जाती है, आपको बारीक पड़ना कम हो सकता है। तो एक तरह से नज़र का ओवरऑल गिरना भी शुरू हो जाता है। जब आप जांच कराएंगे तो आपको जो 6/6 विजन नहीं होगी, धीरे धीरे 6/9, 6/12 ये भी कम होनी शुरू हो जाती है। अगर मोतियाबिंद जिन्हें नहीं है और उन्हें बचाव करना है अपनी आंखों का, तो वो कैसे करें? हाँ, ये अच्छा सवाल है, मोतियाबिंद से बचाव कैसे किया जाए। देखिए, पहली बात तो ऐसी कोई दवाई नहीं बनी, क्योंकि आमतौर पर ये भी एक मिथ है, अंकिता जी बताना चाहूंगा, लोग सोचते कोई ऐसी दवाई बता दीजिए कि मोतियाबिंद कट जाए दवाई से या मोतियाबिंद ना आए। तो ऐसी कोई दवाई बनी नहीं आज तक, कोई रिसर्च चल रही है लेकिन आज तक ऐसी कोई दवाई कारगर नहीं पड़ी। लेकिन हालांकि हमारे समाज में बहुत सारी इंडिजिनस मेडिसिन हैं जो कि क्लेम करती हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि मोतियाबिंद को किसी दवाई से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि जो चीज़ उम्र के साथ आ रही है वो आती है। लेकिन कुछ प्रिकॉशंस हैं, जिनको लेने से मोतियाबिंद को आप डिले कर सकते हैं। जैसे जो लोग धूप में ज़्यादा जाते हैं, सनलाइट में ज़्यादा घूमते हैं, उनको अल्ट्रावायलेट रेज के प्रोटेक्शन वाले गॉगल्स पहनने चाहिए। यदि किसी को डायबिटीज़ हो तो उसको अच्छा कंट्रोल करें, अपने समय समय पे अपने ब्लड टेस्ट कराएं, आपको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो नहीं हो रहा। इसके अलावा यदि आपको थायराइड है, पैराथायराइड डिजीज़ है या कोई भी शरीर में बीमारी है, उसका ध्यान रखें। और यदि आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसमें स्टीरॉयड रेगुलर लेना पड़ता है तो मोतियाबिंद होने की संभावना है, ऐसे में आप समय समय पर जांच कराते रहे। लेकिन क्योंकि मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद जैसे मैंने बताया कई फायदे होते हैं, मोतियाबिंद के साथ साथ आपका चश्मे का नंबर भी हट सकता है, विजन क्लियर भी होती है। तो यदि मोतियाबिंद हो भी जाता है तो दोस्तों परेशान ना हो, इसका इलाज बहुत कारगर, बहुत सेफ और फायदेमंद अवेलेबल है। डॉक्टर, हम ये भी जानना चाहेंगे मोतियाबिंद सर्जरी कराने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि हम ऐसे ही चले जाते हैं और हमारे पास हम कोई भी सावधानी नहीं बरतते और उसके बाद में मोतियाबिंद सर्जरी भी कुल मिलाकर देखा जाए तो फेल होती नज़र आती है, तो क्या रीज़न है उसके? देखिए, पहली बात तो है कि हाँ, कोई भी जब ऑपरेशन होता है तो हमें कुछ बेस लाइन चेकअप करने होते हैं। जैसे मोतियाबिंद ऑपरेशन की पहली बात तो आंखों की बात करते हैं तो आंखों की डिटेल जांच करानी चाहिए। कई बार लोग आते हैं जी कि उन्होंने बोला मुझे धुंधला दिख रहा है, मेरा मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दो। देखिए, ये कैजुअल एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। मोतियाबिंद है कि नहीं वो डॉक्टर खुद चेक करके बताएंगे आपको। आपकी सोच सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। डॉक्टर ने जांच करके बताया मोतियाबिंद का ऑपरेशन है, तो आपको ध्यान रखना है कि मोतियाबिंद ऑपरेशन चूज करते समय कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है कि आपके सर्जन की कॉम्पिटेंसी कैसी है, आप किस अस्पताल में ऑपरेशन करा रहे हैं, किस टेक्नोलॉजी को चूज कर रहे हैं और कौन सा लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारी बातें जानना जरूरी है। और फिर आपको डॉक्टर से डिटेल में डिस्कस करना है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है और आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से कौन सा लेंस आपके लिए बेहतर है। और दोस्तों, यहाँ पे एक बात और आती है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन देखा जाए, अगर हम चैरिटेबल सेटअप में बात करें या कई जगह पे मोतियाबिंद का ऑपरेशन 4-5 हज़ार में भी कर दिया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जो लोग गरीब लोग हैं, जो खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए ये एक तरह से खर्चे में ऑपरेशन हो जाता है। सरकारी अस्पतालों में भी हो जाता है। मैं कहूँगा कि 4-5 हज़ार रुपये क्यों खर्च कर रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में अच्छी टेक्निक से फ्री में ऑपरेशन हो जाता है। लेकिन यदि आप अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, अच्छा लेंस दिलवाना चाहते हैं, अच्छा सर्जन चूज करते हैं, और कुछ चीज़ें जो हम ध्यान नहीं देते कि हम कैसा ऑपरेशन थिएटर होगा, हमको बोलते सर्जन को ऑपरेशन करना है, बाकी सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो आपको देखना चाहिए, क्योंकि कुछ मापदंड होते हैं जो आजकल पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। जैसे NABH है, एक NABH एक एक्रेडिटेशन है जो कि वेरीफाई करता है कि हाँ भाई कुछ बेसलाइन एक जो गाइडेंस है और एक स्टैंडर्ड्स है वो मेंटेन करने का संकेत होता है। जैसे आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो ISI मार्क देखते हैं। अगर ISI मार्क है तो उसका मतलब उसकी क्वालिटी चेक हो चुकी है, ISI मार्क नहीं है तो क्वालिटी चेक नहीं हुई, उसका फर्क पड़ता है। अगर आप विश्वास करेंगे क्वालिटी पे तो होता है। तो बहुत सारी चीज़ें देखनी चाहिए, परंतु अगर आप हर चीज़ क्वालिटी ऐसी चाहते हैं तो दोस्तों कभी कभी क्वालिटी चाहने के लिए आपको ये समझना है कि खर्चा उतना नहीं होगा जो 4-5 हज़ार में ऑपरेशन कई जगह हो जाता है। वो अगर आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज के लिए आप जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करने से आपकी आँख खराब हो जाएगी, लेकिन यस, आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं उसकी एक रेंज होती है। अगर आप पैसे थोड़े फालतू खर्च करते हैं और आपकी आँख की सेफ्टी के लिए कुछ आप बचाव एक्स्ट्रा रखते हैं, तो मेरा मानना है वो जो भी खर्चा होता है वो ओवरऑल किफायती रहता है और आपकी आंखों के लिए सेफ्टी बढ़ाता है। डॉक्टर, आप ये बताइए कि जो लोग सर्जरी करवा चुके हैं या सर्जरी करवाने वाले हैं तो वो अपना ध्यान कैसे रखें और किन चीज़ों का परहेज करें? तो देखिए, कोई भी ऑपरेशन आप कराते हैं तो मोतियाबिंद की अगर ऑपरेशन की बात करें तो 1 हफ्ते के लिए आपको सावधानी रखनी है। सावधानी का मतलब ये नहीं कि आपको बेड रेस्ट लेना है या आप आंखों को बंदी रखना जरूरी है। अगर आपने अच्छी टेक्नोलॉजी से ऑपरेशन कराया तो आप इमीडिएटली आंख खुलनी शुरू हो जाती है। सेम डे आप काला चश्मा पहन के घूमना शुरू कर सकते हैं। वॉकिंग अलाउड होती है। हम कहते हैं कि आप
चहलकदमी करते रहे, बेड रेस्ट ना करें, क्योंकि बुजुर्ग लोगों का ऑपरेशन हो रहा है, यदि बेड पे आप बैठे रह जाएंगे 1 हफ्ते के लिए या 10 दिनों के लिए भी, तो शरीर पे जोर पड़ता है और एक तरह से खराब होना शुरू होता है। तो हम कहते हैं कि आप दिनचर्या रखें, केवल प्रिकॉशन लेनी आंखों के लिए, आंखों में पानी में ना डालें, आंखों में धूल मिट्टी से बचाएं, काला चश्मा पहन के रखें, सोते समय ऑपरेशन की हुई आंख की तरफ करवट ना लें कम से कम 3 दिनों के लिए, और नहाते समय आप ध्यान रखें कि गर्दन के नीचे नहाएं, चेहरे पे या बालों पे पानी ना डालें 1 हफ्ते के लिए। यदि आप 1 हफ्ते सावधानी रखते हैं तो आपकी आंख सेफ हो चुकी होती है। 1 हफ्ते में हीलिंग इतनी हो जाती है कि आपको कॉम्प्लिकेशन होने के चांस लगभग खत्म हो जाते हैं। हालांकि ये जो 7 डेज का पीरियड बताया, ये मेरी पर्सनल चॉइस है, ज़्यादातर डॉक्टर फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं उस हिसाब से आपकी प्रिकॉशन हो सकता है 15 दिन या 1 महीना भी करें। तो जो भी आपका ऑपरेशन हो रहा है, किस टेक्नोलॉजी से हो रहा है और किस परिस्थिति में हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि प्रिकॉशन कितने दिन के लिए ली जानी है। दूसरी बात है कि कभी कभी हम ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं एक चीज़ का, एक टेक्नोलॉजी का, लेकिन अगर आँख बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो उसके लिए जब हम ऑपरेशन के बाद बोलते हैं कि 1 हफ्ते की जगह 15 दिन या 1 महीने भी प्रिकॉशन लेनी पड़ती है। वो जब होता है जब आप समय रहते ऑपरेशन नहीं करा ले, लेकिन यदि समय रहते आप ऑपरेशन करा लेते हैं तो 1 हफ्ते बाद आप सारा का रूटीन काम शुरू कर सकते हैं। और 1 हफ्ते के दौरान भी हम टीवी देखना भी थोड़ा बहुत अलाउ कर देते हैं, और हम बोलते हैं कि आप मंदिर या पार्क या सैर करने जा रहे हैं, वो जाना शुरू कर सकते हैं, बनिस्बत आप कंफर्टेबल होने चाहिए। साथ ही ऑपरेशन के बाद आंखों में खुजली होना आम बात है, तो क्या करना चाहिए अगर खुजली हो रही है आंखों में? हाँ, तो देखिए, जो हम ऑपरेशन के बाद कुछ दवाइयाँ लिखते हैं, 3 या 4 शीशियाँ होती हैं, जो आमतौर पे 6 हफ्ते कम से कम दी जाती हैं, और उन दवाइयों का पर्पज़ ये एक है कि आपकी आंखों में चुभन होना, खुजली होना और लाली होना ये धीरे धीरे खत्म करे। यदि 6 हफ्ते होने के बाद भी, जब आपका पूरा कोर्स हो चुका है, उसके बाद भी आपको खुजली चुभन हो रही है, तो आपको अपने सर्जन से दोबारा मिलना चाहिए। हो सकता है वो कुछ दवाइयाँ, उन्हीं में से कुछ दवाइयाँ या कोई नई दवाई कुछ समय के लिए और लिखे। कभी कभी ऑपरेशन के बाद आँख में कुछ समय के लिए इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जो कि जाने में किसी को कुछ दिन एक्स्ट्रा लगते हैं, खासकर किसी को यदि डायबिटीज़ है या उसको डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो पा रही है, या किसी की आंखों में बहुत एलर्जी पहले से होती आ रही है, तो ये लोग ऐसे हैं जिनको कि ऑपरेशन के बाद नॉर्मल होने में एक्स्ट्रा समय लगता है। वो ऑपरेशन की वजह से नहीं होता, वो हमारी बॉडी की अपनी टेंडेंसी की वजह से होता है, क्योंकि रिकवरी, हर बॉडी की अपनी अपनी रिकवरी की स्पीड और रिकवरी की ट्रेजेक्टरी अलग होती है। कुल मिलाकर 7 दिन में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद हम वॉक कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। बिल्कुल, 1 हफ्ते बाद आप सारा काम शुरू कर सकते हैं। साथ ही मोतियाबिंद के ऑपरेशन का बेस्ट तरीका क्या होता है? देखिए, अगर आप बेस्ट तरीका आज की डेट में ना पूछेंगे तो सबसे जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है वो होती है फेमटो लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी। और फेमटो लेजर का मतलब होता है जो कि एक तरह की इसमें आप बिना ब्लेड के ऑपरेशन हो जाता है, बिना इंजेक्शन के ऑपरेशन हो जाता है, बिना दर्द के ऑपरेशन हो जाता है। और जो ऑपरेशन होता है उसकी जो प्रिसीजन होती है, क्योंकि जो ऑपरेशन के लिए होल्स बनते हैं कॉर्निया में या जो लेंस में होल बनाया जाता है, वो सारी सेफ्टी और प्रिसीजन बढ़ जाता है। इसके बाद जो ऑपरेशन आता है वो जो इससे थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है वो MICS है। MICS में एक तरह से बिना टाँके का ऑपरेशन तो हो जाता है, लेकिन उसमें ब्लेड इस्तेमाल किए जाते हैं आंखों में जो कॉर्निया में होल बनाने के लिए। और इसके अलावा मैनुअल जो आपको लेंस के ऊपर होल करने के लिए एक नीडल यूज़ करके मैनुअल होल किया जाता है, और लेंस को जो क्रैक किया जाता है उसको भी मैनुअली क्रैक किया जाता है। उसके पहले जो टेक्नोलॉजी थी वो थी फेकोमल्सिफिकेशन। फेकोमल्सिफिकेशन अब धीरे धीरे आउटडेटेड होती जा रही है, क्योंकि जो नई मशीनें आ रही हैं वो छोटे होल से करते हैं। जब छोटे होल से फेकोमल्सिफिकेशन किया जाता है उसको माइक्रो इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी कहते हैं। तो लेटेस्ट तो आजकल फेमटो लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी है, लेकिन इस सर्जरी की थोड़ी कॉस्ट एक्स्ट्रा आती है, तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके लिए MICS भी अच्छा है। लेकिन यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जो रोबोटिक लेजर, एक तरह से रोबोटिक प्रिसीजन वाली लेजर कैटरेक्ट सर्जरी है, वो आपके लिए बेस्ट है। साथ ही जैसे आपने अफोर्ड करने की बात बोली, तो उसमें मोतियाबिंद की सर्जरी में कितना खर्च आता है कुल मिलाकर? देखिए, अगर आप अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करते हैं, खासकर जो NABH स्टैंडर्ड की बात करते हैं, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर के साथ की बात करते हैं, तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन की जो रेट वेरी करता है वो करीब 30-35 हज़ार रुपये से शुरू होता है। और यदि आप रोबोटिक और मल्टीफोकल, क्योंकि जैसे मैंने बताया इसमें लेंस की टेक्नोलॉजी बहुत वेरिएशन है, सर्जिकल टेक्नोलॉजी में भी वेरिएशन है, तो ये मान लीजिए 30,000 से लेके करीब 1.5 लाख या 2.25 लाख रुपए तक का खर्चा हो सकता है एक आंख पे। तो लोग पूछते इतना वेरिएशन कैसे हो सकता है, तो मैं आमतौर पर कहता हूँ देखिए आजकल हर चीज़ में वेरिएशन होता है। आप गाड़ी भी लेने जाते हैं तो 5 लाख की गाड़ी भी अवेलेबल है, 5 करोड़ की भी अवेलेबल है। आप ड्रेस लेने जाते हैं 400 रुपये की भी जीन्स अवेलेबल है, 20,000 रुपये की जीन्स अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं है कि पैसे फालतू खर्च करके कोई आपको डिफरेंस बहुत ज़्यादा महसूस होगा। जो डिफरेंस होता है वो तो सेफ्टी का, प्रिसीजन का। और यदि आप प्रीमियम टेक्नोलॉजी के लेंस डलवा रहे हैं, जैसे मल्टीफोकल है, टोरिक है,
तो इन लेंसेज को डेफिनेटली डलवाने में आपको एक्स्ट्रा खर्चा आता है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी आपको चश्मा हटाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है, यानी कि चश्मे के नंबर पे आपकी निर्भरता बहुत कम हो जाती है। डॉक्टर, हम ये भी पूछना चाहेंगे आपसे कि एक बार सर्जरी कराने के बाद में क्या मोतियाबिंद दोबारा भी हो सकता है? देखिए, बिल्कुल ये लोगों के मन में सवाल रहता है कि मोतियाबिंद बार बार होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका जवाब है ना। मोतियाबिंद के ऑपरेशन एक आंख में केवल एक ही बार होना है। एक बार ऑपरेशन अच्छा हो गया, लेंस फिट हो गया, तो मोतियाबिंद दोबारा बन ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, एक छोटी बात यहाँ बताना चाहूँगा। जैसे मैंने बताया कि मोतियाबिंद में जब लेंस डाला जाता है तो पुराना जो नेचुरल लेंस में एक होल किया जाता है, उसको अंदर से खाली किया जाता है। तो जो लेंस हम फिट करते हैं वो पुराने लेंस की झिल्ली पे ही उसको बिठाया जाता है। समय के साथ वो झिल्ली में भी सफेदी आनी शुरू हो जाती है, जिसे बोलते हैं आफ्टर कैटरेक्ट या सेकंड कैटरेक्ट। तो दोस्तों, उसके लिए हमें कोई ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं होती। ओपीडी में ही एक मशीन से, लेजर से उस झिल्ली को क्लियर कर दिया जाता है और रोशनी दोबारा से इंप्रूव हो जाती है। तो उससे बोलेंगे, एक तरह से जिसे बोलते हैं पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन, जिसमें एक छोटा लेजर करके ठीक कर दिया जाता है, जो 5-10 सेकंड का काम होता है। आपको बिल्कुल भी मोतियाबिंद दोबारा कभी नहीं हो सकता। कुल मिलाकर मोतियाबिंद की सर्जरी अगर हम कराते हैं तो कितना समय लगता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास समय का अभाव रहता है, तो वो बोलते हैं कि 1 महीने तो हमारे ऑपरेशन में ही चले जाएंगे, हम वेट करेंगे। तो कितना समय लगता है ठीक होने में और ऑपरेशन के टाइम में? तो देखिए दोस्तों, ये सवाल बड़ा वाजिब सवाल है कि लोग डरते हैं कि 1 महीना लगेगा, 1.5 महीना लगेगा, इतना समय नहीं है। तो देखिए, समय तो ईश्वर ने सबको दिया है, समय हमें निकालना पड़ता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर ऑपरेशन की बात करें, मोतियाबिंद ऑपरेशन की बात, यदि आप 7 दिन आप प्रॉपर परहेज करते हैं तो 8वें दिन से 9वें दिन से, डिपेंडिंग कि आपका सर्जन भी अलाउ करे, आप अपने सारे रूटीन एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं। कुछ सर्जन थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके चलते हैं, क्योंकि प्रिकॉशन की कोई फिक्स्ड फिगर नहीं है। ऐसे भी सर्जन है जो आपको बोलेंगे 2 दिन बाद का सारा काम करना शुरू कर दो। जैसे जब मैं ऑपरेशन करता हूं तो जनरली मैं बोलता हूं कि अगर आप कंफर्टेबल है तो टीवी देखना आप अगले दिन से शुरू कर सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल है तो। अगर आंख में दर्द चुभन नहीं है तो आप ड्राइविंग भी शुरू कर सकते हैं 2 दिन बाद, कार ड्राइविंग, लेकिन सावधानी रखते हुए कि आंखों पे काला चश्मा रहे। तो दिन में ड्राइविंग कर सकते हैं, खिड़की बंद रखें ताकि धूल मिट्टी आंखों पे ना आए, लेकिन 2 व्हीलर आप कम से कम 1 हफ्ते तक ना चलाएं। इसके अलावा किचन में जाने के लिए हम जरूर परहेज बोलते हैं कि किचन में ना जाए, लेकिन किचन में यदि आपकी मॉड्यूलर किचन है और आप छोक नहीं लगा रहे हैं, आपने बर्तन आप नहीं धो रहे हैं, सब्जी आप खुद नहीं काट रहे हैं, तो जो ड्राई कुकिंग होते हैं, माइक्रोवेव में कुकिंग हो रही है या फुलके सेकने, तो ये काम आप ऑपरेशन के 2 या 3 दिन बाद भी शुरू कर सकते हैं, बशर्ते आपकी किचन में ज़्यादा गर्मी ना हो, धुआं ना हो और आंखों में आपके धुआं या पसीना ना जा रहा हो। तो आपको सावधानी रखनी है आंख को बचाने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप किचन में चले जाएंगे तो कुछ हो ही जाएगा। किचन साफ सुथरी मॉडलर है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही कुछ लोग काम करने के लिए जाना चाहते हैं, उनका ऑफिस साफ सुथरा है, एयर कंडीशन में बैठना है, सुपरविजन करनी है, उनको अपने हाथों से ज़्यादा काम नहीं करना है, तो ऑपरेशन के 2 या 3 दिन बाद भी आप ऑफिस जाना शुरू कर सकते हैं, बशर्ते जो आपको सावधानी बताई गई है वो अपने ऑफिस में भी आपको लेनी है और समय समय पर दवाई डालती रहनी है। क्योंकि आई ड्रॉप्स का जो सेवन है आपको 5 से 6 हफ्ते करना होता है, क्योंकि लोग घर से ऑफिस जाके लापरवाह हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं और समय पर दवाई नहीं डालेंगे, तो उससे आपकी जो आंखों में सूजन बढ़ सकती है। तो यदि आप सावधानी पूरी रखते हैं और समय पर दवाई डालते हैं तो आपको घर में बैठे रहना अनिवार्य नहीं है। धन्यवाद डॉक्टर, आपने बहुत सारी जानकारी मोतियाबिंद ऑपरेशन के बारे में दी। जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि ये ऑपरेशन कराने के बाद में 7 से 8 दिन में आप अपने दिनचर्या जो भी है आप फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आप CCN लाइव।